गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल? कंफर्म करिए प्लीज। वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब कल जो इतने सारे डिस्कशंस अपन ने करे थे, आज उसे इंप्लीमेंट करने की बात है। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट में एजेक्स का कोड लिखना है तो आपको ओवरऑल कितने स्टेप से पास ऑन होना पड़ता है। सो ओवरऑल एजेक्स प्रोग्रामिंग करने में आपको लेने पड़ते हैं 4 स्टेप्स। और गौर करिएगा, ये चारों स्टेप्स मैं फ्रंट एंड के लिए बता रहा हूं, बैक एंड के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। हम ये मानकर चल रहे हैं कि बैक एंड हमारा बना हुआ है, हम सिर्फ फ्रंट एंड वाले स्टेप्स की बात कर रहे हैं। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट के अंदर एजेस का कोड लिखते हैं तो देर आर ओवरऑल 4 स्टेप्स। क्या क्या है 4 स्टेप? तो इनमें से पहला स्टेप होता है, आपको एक स्पेशल स्पेशल ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जिसके थ्रू जावास्क्रिप्ट सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करेगी। और ये ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट में XML, गौर कीजिएगा, HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है, दोबारा गौर करें। जैसे जावास्क्रिप्ट में आपको अगर डेट चाहिए तो किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? जल्दी। जावास्क्रिप्ट में आपको अगर डेट चाहिए तो आप किसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं? डेट का। एज सिंपल एज दैट, है ना। इसी तरह से जावास्क्रिप्ट में अगर आपको सर्वर से बात करनी है, अगर सर्वर को कोई रिक्वेस्ट सेंड करनी है, तो आप जिसका जिसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसका नाम है XML HTTP रिक्वेस्ट। स्टेप नंबर 1 आपका ये है। आप दिमाग लगाइए, अगर ये अपने आप में ऑब्जेक्ट है तो इसके पास कुछ मेथड्स होंगे, यस और नो? होंगे ना। ठीक, उन्हीं में से एक मेथड को हम यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं हैंडलर स्पेसिफाई करना। ना ट्राई टू अंडरस्टैंड हैंडलर स्पेसिफाई करने का क्या मतलब है। ये बताएं, जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगा। क्या लगता है? जब आप सर्वर को रिक्वेस्ट भेजेंगे, सर्वर आपको तुरंत रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल फ्री बैठा है सर्वर, सिर्फ आप ही के रिक्वेस्ट का इंतजार कर रहा है? ऐसा नहीं है ना। जब आपका नेटवर्क बहुत हैवी होगा, इट्स वेरी पॉसिबल सर्वर को रिस्पॉन्स देने में वक्त लगेगा। हो सकता है सर्वर का रिस्पॉन्स आने में 1 या 2 सेकंड का टाइम लग जाए। अब आप मुझे बताइए, क्या इन 1 या 2 सेकंड तक हम चाहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन फ्रीज हो जाए, यूजर कुछ भी ना कर पाए, या हम चाहेंगे कि हमारी एप्लीकेशन आगे बढ़ जाए? ऑब्वियस सी बात है, हम नहीं चाहेंगे कि एप्लीकेशन फ्रीज हो जाए। अगर एप्लीकेशन फ्रीज ही करनी होती तो फिर हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कर ही क्यों रहे हैं? सही कह रहा हूं? अगर कल का लेक्चर आपने मिस ना करा हो तो प्रोग्राम को पॉज ही करना था तो फिर सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। तो एजेक्स में होता यह है कि जब भी सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, ध्यान से सुनना, जब भी सर्वर से रिस्पॉन्स आता है, हमको उस रिस्पॉन्स को हैंडल करने का कोड लिखना होता है। इस कोड को हम पहले से मेंशन कर देते हैं एज अ हैंडलर। हैंडलर क्या होता है? हैंडलर एक ऐसा फंक्शन होता है जिसे हम बना तो अभी रहे हैं, लेकिन इसे हम चाहेंगे कि ये रन कब हो? इसे हम चाहेंगे कि ये रन तब हो जब सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाए। भले ही वो रिस्पॉन्स 1 मिनट बाद आए, तो हमारा ये फंक्शन 1 मिनट बाद एग्जीक्यूट होगा। गॉट इट? तो इसका मतलब हैंडलर स्पेसिफाई करने का मतलब होता है, आप जावास्क्रिप्ट को ये कह रहे हैं कि ये रहा मेरा कोड, लेकिन इस कोड को तब चलाना जब सर्वर से तुम्हें रिस्पॉन्स मिल जाए। अभी मत रन करना, तब रन करना जब सर्वर से रिस्पॉन्स आ जाए। उसको हम लोग बोलते हैं हैंडलर स्पेसिफाई करना, है ना। और आपके लिए कोई नई बात नहीं है। आप याद करिए, अगर मैं जावास्क्रिप्ट में ये लाइन लिखता हूं, btn डॉट एड इवेंट लिसनर, पढ़ा है ना सबने डॉम? अगर मैं जावास्क्रिप्ट में लिखता हूं btn डॉट एड इवेंट लिसनर, और यहां मैं लिखता हूं क्लिक, और यहां मैं अपना कोई फंक्शन बनाता हूं लाइक दिस, तो आप मुझे बताइए, जब ये एड इवेंट लिसनर रन होगा, बस उसी वक्त बटन क्लिक हो जाएगा, यस और नो? जब ये एड इवेंट लिस्टनर रन होगा, उसी वक्त बटन क्लिक हो जाएगा, यस और नो? तो जवाब है बहुत बड़ा वाला नो। ये लाइन ये नहीं कह रही है कि अभी के अभी बटन को क्लिक कर दो। ये लाइन ये कह रही है ब्राउजर को या जावास्क्रिप्ट को कि जब भी कभी यूजर इस बटन पे क्लिक करे, इस पीस ऑफ कोड को रन कर दो। मतलब ये पीस ऑफ कोड फ्यूचर में रन होगा, हाँ या ना? बिल्कुल सही, ये पीस ऑफ कोड भविष्य में रन होगा। और वो भविष्य क्या है इस एग्जांपल में? इस एग्जाम्पल में वो भविष्य है बटन का क्लिक होना। राइट, बिल्कुल ऐसे एजेक्स के अंदर वो भविष्य है सर्वर से क्या लौट कर आना? सर्वर से रिस्पॉन्स का आना। जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा तो हम चाहेंगे कि हमारा हैंडलर फंक्शन एग्जीक्यूट हो। स्टेप नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ आया? ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद हम सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करते हैं।
राइट। एक्चुअल कम्युनिकेशन आपका यहां से शुरू होता है। जैसे ही सर्वर को रिक्वेस्ट जाएगी, आपके और सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी स्टैब्लिश होगी। गॉट इट। और उसके बाद जब आपका हैंडलर चलेगा, तो सर्वर का जो रिस्पॉन्स आया है, आपका काम होगा उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करना। क्या काम होगा हमारा? सर्वर का जो रिस्पॉन्स आया है, हमारा काम होगा उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करना। चारों स्टेप्स का बेसिक आइडिया लगा? बहुत बढ़िया। अब इनके स्पेसिफिक सिंटेक्स की बात करता हूं, कैसे आप स्टेप नंबर 1, 2, 3 और 4 परफॉर्म करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपको एजेक्स प्रोग्रामिंग करनी है, तो आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा एक बहुत ही स्पेशल टाइप का। कौन है वो स्पेशल टाइप? तो वो स्पेशल टाइप है XML HTTP रिक्वेस्ट। ठीक है। अब आपसे बात करते वक्त मैं इतना लंबा नाम बोलूंगा नहीं, मैं इसको हमेशा शॉर्ट में बुलाया करूंगा XHR ऑब्जेक्ट। ओके। XHR को हम शॉर्ट में लिखेंगे जरूर, लेकिन एक्चुअल में हमें XML HTTP रिक्वेस्ट का ही ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक। तो XML HTTP रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट का क्रिएट होना आपका स्टेप नंबर 1 होता है, अगर आपको एजेक्स प्रोग्रामिंग करनी है। ठीक है। तो जैसे आपको कंसोल पे कुछ लिखना है, तो आप कंसोल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। आपको वेब पेज पे कुछ लिखना है, तो आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ये ऑब्जेक्ट बने हुए हैं क्या? आप बनाते हैं। वेरी गुड। ये सब प्री डिफाइंड है, आप सिर्फ इन्हें यूज करते हैं। लेकिन ये जो है ना XML HTTP रिक्वेस्ट, इसको आपको बनाना पड़ता है। और जेएस के अंदर कैसे बनाते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट? हाउ डू वी क्रिएट ऑब्जेक्ट्स इन जेएस? तो आप इस काम को करने के लिए जेएस में यूज करते हैं द कीवर्ड विच इज कॉल्ड एज न्यू। जैसे याद कीजिए, डेट का ऑब्जेक्ट आप ऐसे ही तो बनाते हैं, लेट डी इक्वल टू न्यू फॉलोड बाय डेट। ये डेट का ऑब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल ऐसे न्यू कीवर्ड से आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिसको अब आपको पढ़ाते वक्त मैं XHR ऑब्जेक्ट बोलूंगा। ठीक है। और ये जो XML HTTP रिक्वेस्ट है, ये ऐसी डेटा टाइप है जो हर ऑब्जेक्ट, हर ब्राउजर के अंदर प्री डिफाइंड पहले से अवेलेबल है। बस आपको इसका ऑब्जेक्ट बनाकर इसके बहुत सारे जरूरी मेथड्स और प्रॉपर्टीज को यूज करना है। तो अगली स्लाइड पे XML HTTP रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट का बनाने का कोड है, देखें और बताएं समझ आ रहा है? क्लियर है? सिंपल है। इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ठीक है। अब ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल बनेगा कि ये ऑब्जेक्ट लोकल बनेगा, वो आपके प्रोग्राम के डिजाइन पे ऊपर डिपेंड करेगा। वॉइस नहीं आ रही है। बाकी लोगों को वॉइस आ रही है? एक बार फिर कंफर्म करिएगा प्लीज। एम आई ऑडिबल? बहुत बढ़िया। तो अब आप ये ऑब्जेक्ट लोकल बनाएंगे कि आप ये ऑब्जेक्ट ग्लोबल बनाएंगे, दिस ऑल डिपेंड्स कि आपको इस ऑब्जेक्ट को अपने कोड में कहां यूज करना है। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप विच इज कॉल्ड स्टेप नंबर 2। जैसा मैंने कहा, सर्वर से रिस्पॉन्स कब आएगा, कितनी देर में आएगा, अपन नहीं जानते। तो इस बात का कोई औचित्य नहीं है, कोई सेंस नहीं है कि हम सर्वर के रिस्पॉन्स का इंतजार करें। तो एजेक्स प्रोग्रामिंग में कहा जाता है कि जब तक रिस्पॉन्स ना आए, रुकने का कोई मतलब नहीं है। आप तो अपना फंक्शन एजेक्स को दे दीजिए, बता दीजिए कि ये वाला फंक्शन कब रन करना है, और आप अपने कोड में आगे बढ़ जाइए। तो एजेक्स को ये बताना कि ये वाला फंक्शन रन करना है जब रिस्पॉन्स आए, इसको बोलते हैं हैंडलर को स्पेसिफाई करना। और इस फंक्शन को हम लोग आज से बोलेंगे रिस्पॉन्स हैंडलर। क्या बोलेंगे? इस फंक्शन को आज से हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स हैंडलर। जैसे इवेंट हैंडलिंग में जब आप कोई फंक्शन बनाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? ऐसा फंक्शन जो इवेंट को हैंडल करेगा, उसको हम लोग इवेंट हैंडलर बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे यहां हम लोग बोलेंगे, हम अपना रिस्पॉन्स हैंडलर फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है। क्या करता है आपका रिस्पॉन्स हैंडलर? आपके रिस्पॉन्स हैंडलर के 3 काम होते हैं। ठीक है। करता तो बहुत कुछ है, बट जो मेजर काम होते हैं वो 3 होते हैं। सबसे पहला काम इसका होता है, सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है, जो डेटा आ रहा है, जो भी आपके कम्युनिकेशन का फाइनल आंसर है, वो आंसर रिट्रीव करना। क्योंकि याद रखिएगा, जो सर्वर रिस्पॉन्स भेजेगा, वो आपके XHR ऑब्जेक्ट के अंदर बैठा रहेगा। आपका XHR ऑब्जेक्ट ही कम्युनिकेशन करेगा, आपका XHR ऑब्जेक्ट ही सर्वर का रिस्पॉन्स अपने साथ लेकर आएगा। तो इस XHR ऑब्जेक्ट के अंदर से इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, एक्सट्रैक्ट करना, आपके हैंडलर का पहला मेजर काम है। दूसरा मेजर काम है, ये जो इंफॉर्मेशन आई है, इसको वेब पेज पे डिस्प्ले करना। तभी तो एंड यूजर को पता चलेगा कि जो रिस्पॉन्स आया, जो रिजल्ट आया, वो क्या था। तो रिस्पॉन्स हैंडलर का काम है सर्वर से आने वाली इंफॉर्मेशन को रिसीव करना, एक्सट्रैक्ट करना, और आपके वेब पेज के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको डिस्प्ले करना। तो क्या स्टेप नंबर सी में डॉम लगेगा? स्टेप नंबर सी में डॉम की जरूरत पड़ेगी आपको।
और स्टेप नंबर 1 और 2 में आपको जरूरत पड़ेगी एजेक्स के मेथड्स की। आ रहा है समझ, क्लियर हो रहा है? वेरी गुड। ठीक है, अब देख लीजिए कैसे आप हैंडलर को स्पेसिफाई करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये जो आपका XHR ऑब्जेक्ट है, इसके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का नाम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। प्रॉपर्टी का नाम है ऑन रेडी स्टेट चेंज। ध्यान रखिएगा, ऐसा ही नाम है, इतना ही बड़ा नाम है, और सबसे बड़ी बात यह है नाम में एक भी लेटर कैपिटल नहीं है। ठीक है, सबसे बड़ी मिस्टेक जो बिगनर्स एजेक्स में करते हैं, इस प्रॉपर्टी के नाम को कैमल स्टाइल में लिखते हैं। ये कैमल नोटेशन में नहीं है नाम। ऑन रेडी स्टेट चेंज, ऑल द अल्फाबेट्स आर इन लोअर केस। ये बात नोटिस में आई आपके? ठीक है, उसके बाद आप इसको क्या असाइन कर देंगे? इसके बाद आप इसको अपने हैंडलर फंक्शन का नाम असाइन कर देंगे, पैरेंथेसिस के साथ, दैट विदाउट पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के साथ और विदाउट पैरेंथेसिस। ऑब्वियस ये बात है, विदाउट पैरेंथेसिस, है ना? इसका मतलब कोड कुछ ऐसा रहेगा, XHR डॉट ऑन रेडी स्टेट चेंज इज इक्वल्स टू, मान लीजिए मैंने यहां पर कह दिया प्रोसेस रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ टेक अ गेस, ये प्रोसेस रिस्पॉन्स कौन है? ये प्रोसेस रिस्पॉन्स प्रोग्रामर का बनाया हुआ फंक्शन है। प्रोग्रामर ने फंक्शन बनाया है, राइट? उसका नाम उसने इस प्रॉपर्टी को करा है असाइन। तो क्या एक तरह से ये कॉलबैक सेट हो रहा है? क्या एक तरह से ये कॉलबैक सेट हो रहा है? जी हाँ, एक तरह से ये कॉलबैक सेट हो रहा है ना? क्यों कॉलबैक बोल रहा हूं मैं इसको? इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये फंक्शन अभी नहीं चलेगा। ये फंक्शन तब चलेगा जब सर्वर से अपन को रिस्पॉन्स मिलेगा। एम आई राइट? सही बोल रहा हूं मैं? वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अब ध्यान से मेरा अगला पॉइंट सुनिए। मैं पिछले 10 मिनट से आपको ये बोल रहा हूं कि ये फंक्शन कब रन होगा। मैं पिछले 10 मिनट से आपको बोल रहा हूं ये फंक्शन तब रन होगा जब सर्वर से रिस्पॉन्स आएगा, करेक्ट है ना? लेकिन सच्चाई थोड़ी सी डिफरेंट है, रियलिटी थोड़ी सी डिफरेंट है। एक्चुअल में ये जो आपका XHR ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसके पास एक प्रॉपर्टी है। एक तो ये प्रॉपर्टी आपने देख ली, ऑन रेडी स्टेट चेंज। इसके पास एक और प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रेडी स्टेट। करिए जरा चैट विंडो में टाइप, क्या नाम है? वेरी गुड नमन, उस प्रॉपर्टी का नाम है रेडी स्टेट। क्या इस बार कैमल नोटेशन आ रहा है रेडी स्टेट में? जी, इस बार एस कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। ये एक न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी? न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है, इसकी वैल्यू ऑब्वियस सी बात है नंबर्स होगी। ठीक है, इस रेडी स्टेट की वैल्यू XHR ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से बदलता रहता है। ओके, किस आधार पर बदलता है? जैसे जैसे आपका कम्युनिकेशन सर्वर से आगे बढ़ता है, वैसे वैसे इसकी वैल्यू अंदरूनी तौर पे इंटरनली चेंज होती रहती है। आई रिपीट माई वर्ड्स, रेडी स्टेट एक प्रॉपर्टी है XHR के पास। किस तरह की प्रॉपर्टी है? बूलियन प्रॉपर्टी है कि स्ट्रिंग प्रॉपर्टी है? तो जवाब है ना बूलियन ना स्ट्रिंग, न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर अलग अलग वैल्यूज रहती हैं। ये वैल्यूज मैं और आप नहीं डालते, ये वैल्यूज XHR इसके अंदर डालता रहता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब जब इसकी वैल्यू चेंज होगी, किसकी वैल्यू? रेडी स्टेट की वैल्यू जब जब चेंज होगी, आपका प्रोसेस रिस्पॉन्स तब तब एग्जीक्यूट होगा। मतलब सर्वर से रिस्पॉन्स कितनी बार आएगा? एक रिक्वेस्ट का कितनी बार रिस्पॉन्स आएगा? तो जवाब है जी, एक रिक्वेस्ट का एक रिस्पॉन्स आएगा, है ना? लेकिन आपका प्रोसेस रिस्पॉन्स एक बार नहीं, कई बार चलेगा। क्यों कई बार क्यों चलेगा? क्योंकि रिक्वेस्ट भेजने और रिस्पॉन्स आने के बीच में मल्टीपल स्टेप्स होते हैं। ये मल्टीपल स्टेप्स धीरे धीरे आपका कम्युनिकेशन सर्वर से आगे बढ़ाते हैं, और जैसे जैसे ये स्टेप्स चलते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी वैल्यू बदलती जाएगी, और जैसे जैसे इसकी वैल्यू बदलती जाएगी, वैसे वैसे प्रोसेस रिस्पॉन्स चलता जाएगा। बेसिक आइडिया लगा? प्रोसेस रिस्पॉन्स कब चलेगा? राइट, सो इज इट गोइंग टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम? क्या मैं मान लू इस थ्योरी के बेसिस पर? यस, इट इज गोइंग टू एग्जीक्यूट मोर देन वन टाइम, है ना? लेकिन मैं चाहूंगा ये तभी चले ना जब फाइनली रिस्पॉन्स आ जाए। बिल्कुल, वरना जो मैंने इसके अंदर कोड लिखा होगा वो पूरा रिस्पॉन्स आने से पहले ही रन हो जाएगा, है ना? आप देखिए जरा रेडी स्टेट के पास कौन कौन सी वैल्यूज होती हैं। अगली स्लाइड आपको एक टेबल दिखाएगी जो रेडी स्टेट की पॉपुलर वैल्यूज हैं। ठीक, क्या क्या पॉपुलर वैल्यूज हैं आपके सामने है। जो इनिशियल वैल्यू रेडी स्टेट की होती है वो कितनी होती है? वो 0 होती है। ठीक है, 0 का मतलब क्या है? 0 का मतलब यह है कि आपने बस अभी अभी XHR का ऑब्जेक्ट बनाया है, अभी बातचीत सर्वर से शुरू नहीं हुई है। ठीक है, तो जैसे ही XHR ऑब्जेक्ट बनेगा, रेडी स्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 0। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया।
इसके बाद रेडी स्टेट की वैल्यू 0 से कन्वर्ट हो जाएगी 1 में। 0 से 1 में कब कन्वर्ट होगी? 0 से 1 में तब कन्वर्ट होगी जब आप ओपन नाम का मेथड कॉल करेंगे। तो ओपन कौन है? अभी हम पढ़ेंगे। ओपन XHR का एक मेथड है जो क्या करता है, जो सर्वर से आपका कम्युनिकेशन या कनेक्शन ऑन कराने का रिक्वेस्ट सर्वर को भेजता है। तो ये जो ओपन मेथड है, जैसे ही आप इसको कॉल करोगे रेडी स्टेट की वैल्यू में बदलाव आएगा और उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और क्या आपका फंक्शन चल जाएगा जैसे ये 0 से 1 होगा? बिल्कुल चल जाएगा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं, रेडी स्टेट की वैल्यू जब जब बदलेगी आपका प्रोसेस रिस्पॉन्स तब तब एग्जीक्यूट होगा। इसके बाद XHR में एक और फंक्शन होता है जिसका नाम होता है सेंड। जब आप इसको कॉल करते हैं तो फिर एक्चुअल कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है, लेकिन क्योंकि सेंड कॉल करने से फिर XHR में चेंज आएगा तो रेडी स्टेट की वैल्यू 1 से बढ़कर क्या हो जाएगी? रेडी स्टेट की वैल्यू 1 से बढ़कर 2 हो जाएगी। मतलब जब वो 1 होगा जब वो 2 होगा, दोनों बार आपका प्रोसेस रिस्पॉन्स चला होगा। यस। इसके बाद सर्वर के आंसर का आपका कोड वेट करेगा। हो सकता है सर्वर थोड़ा सा रिस्पॉन्स भेजे, फिर रुक जाए, फिर थोड़ा सा रिस्पॉन्स भेजे। तो जब पार्शियल रिस्पॉन्स आएगा रेडी स्टेट की वैल्यू 2 से बढ़कर 3 हो जाएगी। ठीक। और फाइनली जब पूरा रिस्पॉन्स आ जाएगा, आपका कम्युनिकेशन सर्वर से खत्म हो जाएगा, तो रेडी स्टेट कहां पहुंच जाएगी? रेडी स्टेट पहुंच जाएगी 4 पे। तो अगर आपको ये टेबल समझ में आई है तो आप बताइए आपका हैंडलर कितनी बार चलेगा? आपका हैंडलर 4 बार चलेगा। रेडी स्टेट की पॉसिबल वैल्यूज कितनी है? रेडी स्टेट की पॉसिबल वैल्यूज 5 है। ये 5 वैल्यूज में चेंज कितनी बार होगा? ये 5 वैल्यूज में चेंज 4 बार होगा। तो जब रेडी स्टेट 0 से 1 होगी तो भी आपका हैंडलर चलेगा, 1 से 2 होगी तो भी हैंडलर चलेगा, 2 से 3 तो भी हैंडलर चलेगा, और 3 से 4 होगी तो भी हैंडलर चलेगा। सर 0 पे नहीं चलता। नहीं, 0 तो इनिशियल वैल्यू है ना प्रबल, रेडी स्टेट की वैल्यू चेंज थोड़ी हुई। 0 तो उसकी स्टार्टिंग वैल्यू है। जब जब रेडी स्टेट बदलेगी तब तब हमारा हैंडलर रन होगा। इतना भी क्लियर है? समझ आया? बहुत बढ़िया। इसका मतलब जो हम हैंडलर बनाएंगे, क्या हमें उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगानी चाहिए कि हमारे हैंडलर का कोड प्रॉपरली तभी रन हो जब सर्वर से पूरा रिस्पॉन्स आ जाए, है ना? और ये इफ कंडीशन क्या होगी? ये इफ कंडीशन क्या होगी? ये इफ कंडीशन कुछ ऐसे होगी, इफ XHR डॉट रेडी स्टेट ट्रिपल इक्वल टू 4। ठीक है, 4 पे स्ट्रिंग्स नहीं है, 4 पे डबल कोट सिंगल कोट कुछ नहीं है। नहीं है क्योंकि रेडी स्टेट न्यूमेरिक प्रॉपर्टी है, और रेडी स्टेट का नाम खुद कैमल नोटेशन में, तो गौर करिएगा, रेडी छोटा स्टेट का एस बड़ा। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब रेडी स्टेट का 4 होना सिर्फ इतना बताता है कि आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ। आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ। इट्स वेरी पॉसिबल कम्युनिकेशन पूरा होने के बाद भी सर्वर ने आपको रिस्पॉन्स ना भेजा हो। जैसे क्या ऐसा हो सकता है आप सर्वर से जब रिक्वेस्ट कर रहे हो, जब सर्वर को आप मैसेज भेज रहे हो, तो आपकी रिक्वेस्ट में आपसे कुछ गलत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल कुछ डेटा आप गलत पास कर दें, कुछ वैल्यू आप गलत पास कर दें, तो ध्यान रखना रेडी स्टेट का 4 होना बस ये बताता है आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी सर्वर ने उसका रिस्पॉन्स दे दिया है। अब रिस्पॉन्स में एरर है या रिस्पॉन्स सही है, ये रेडी स्टेट नहीं बताती। वो बस इतना बताती है काम हो गया। इज दिस क्लियर? ठीक है, चले आगे। डन, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टास्क है सर्वर से कम्युनिकेट करना। ये हमारे फर्स्ट के 2 स्टेप्स पूरे हुए। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। अगर सर्वर से कम्युनिकेट करना है तो आपको 2 स्टेप्स लेने पड़ते हैं। 2 स्टेप्स क्यों? क्योंकि आपको 2 मेथड्स कॉल करने पड़ते हैं। अच्छा, कौन कौन से मेथड? एक होगा जो सर्वर से कनेक्शन ओपन करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। दूसरा एक्चुअल डेटा या एक्चुअल रिक्वेस्ट सेंड करेगा। कौन है जो आपका सर्वर से कनेक्शन ओपन करवाता है? वो ओपन नाम का मेथड है। अच्छा, किसका मेथड है? ऑब्वियस से बात है, XHR का मेथड है। कितने आर्गुमेंट लेता है? 3 आर्गुमेंट आपसे लेता है। जो पहला आर्गुमेंट होता है वो होता है मेथड टाइप। आई होप आपको याद होगा, HTTP में फ्रंट पे हम 2 तरह के मेथड सेटअप करते हैं, एक गेट और एक पोस्ट। ठीक है, तो इसके थ्रू आप ये बताते हैं कि आपकी रिक्वेस्ट गेट रिक्वेस्ट है या आपकी रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट है। जो भी रिक्वेस्ट है उसको डबल कोट्स में यहां पर आपको मेंशन करना है। गौर करिएगा, ये केस इनसेंसिटिव है, तो पोस्ट और गेट की स्पेलिंग सही होनी चाहिए, बाकी आप लिख कैसे भी दें। फर्स्ट पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब रिक्वेस्ट गेट होगी कि रिक्वेस्ट पोस्ट होगी, ये आप जिस सर्वर से बात कर रहे हैं आपको उस सर्वर की साइट पे जाकर उसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़कर समझ में आएगा कि मुझे रिक्वेस्ट गेट भेजनी है कि मुझे पोस्ट भेजनी है। ये अंदाजे से नहीं भेजा जाता है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए कि जिस सर्वर से आप बात कर रहे हैं
उसकी रिक्वेस्ट गेट है या उसकी रिक्वेस्ट पोस्ट है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। इसके बाद सर्वर का वो यूआरएल, जिस यूआरएल पे आपको रिक्वेस्ट हिट करनी है, यानी जिस एपीआई को कॉल करना है, ये उस एपीआई का यूआरएल होगा। तो पहला होगा गेट या पोस्ट, दूसरा होगा सर्वर का यूआरएल। तीसरा, ओपन आपसे ये जानना चाहता है कि रिस्पॉन्स आने में अगर वक्त लगेगा तो क्या एप्लीकेशन को पॉज कर दिया जाए या ना करा जाए। क्या लग रहा है आपको, पॉज करना चाहिए कि पॉज नहीं करना चाहिए? ऑब्वियस बात है, पॉज नहीं करना चाहिए। मतलब एसिंक्रोनस होना चाहिए या एसिंक्रोनस नहीं होना चाहिए? तो जवाब है एसिंक्रोनस होना चाहिए, क्योंकि आपको एसिंक्रोनस होना है। आप यहां सेकंड लास्ट आर्गुमेंट क्या पास करेंगे? आप यहां लास्ट आर्गुमेंट हमेशा ट्रू पास करेंगे। ट्रू पास करके आप ओपन को ये बोल रहे हैं कि सर्वर के रिस्पॉन्स का वेट मत करना, तुम तो आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो फॉल्स कभी देते होंगे कि नहीं देते होंगे? यहां पर कभी फॉल्स दिया जाता होगा कि नहीं दिया जाता है? अगर नहीं दिया जाएगा तो वो आपको ऑप्शन दे ही क्यों रहे हैं? यहां फॉल्स आप तभी देंगे जब आप लगातार सर्वर को 2 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आपकी अगली रिक्वेस्ट आपकी पिछली रिक्वेस्ट के डेटा को यूज कर रही है। आई रिपीट माई वर्ड्स, यहां फॉल्स आप तभी देंगे जब आप लगातार सर्वर को 2 रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और आपकी अगली रिक्वेस्ट आपकी पिछली रिक्वेस्ट पे डिपेंड कर रही है। तो आप मुझे बताइए, जो मेरी नेक्स्ट रिक्वेस्ट है अगर वो प्रीवियस रिक्वेस्ट पे डिपेंड कर रही है, तो मैं नेक्स्ट रिक्वेस्ट को भेजने से पहले प्रीवियस का इंतजार करूंगा कि नहीं? करूंगा ना। ऐसी स्थिति में अपन लोग यहां पर पास करते हैं फॉल्स, लेकिन ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम ऐसा होता है। 90% केसेस में आप देखेंगे ये थर्ड आर्गुमेंट हमारा ट्रू ही होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, अब इसका एक सैंपल कॉल आपको दिखाता हूं। अगर आप ओपन कॉल करते हैं तो ओपन का कॉल कैसा दिखता है? ओपन का सैंपल कॉल कुछ ऐसा दिखता है, राइट? तो हम ये मान रहे हैं कि हमने बैकएंड पे कोई मेथड बना रखा है, कोई एपीआई बना रखी है जिसका नाम है गेट ऑल प्रोडक्ट नेम। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जिस तरह से मैंने इसको लिखा है देखकर ऐसा लग रहा है जैसे बैकएंड भी मेरा ही है ना? आई होप आप सबको याद होगा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश होता है ये हमेशा रूट को रिप्रेजेंट करता है क्या वेब डेवलपमेंट में? यस, ये फॉरवर्ड स्लैश बता रहा है ये रिलेटिव एड्रेसिंग की तरफ से मैंने दिया हुआ है। अगर आपको लग रहा है सर हमको मान लीजिए यूट्यूब से बात करनी हो, सर हमको मान लीजिए फेसबुक की कोई एपीआई कॉल करनी हो, उस केस में यहाँ पूरा एब्सोल्यूट यूआरएल आएगा। जैसे मैं जो आपको पहला एग्जांपल कराऊंगा वो एक एक्सटर्नल सर्वर से कम्युनिकेट हम करेंगे, और जब हम एक्सटर्नल सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे तो पूरा पाथ देंगे, है ना? तो कुल मिलाकर यहां पर उस एपीआई का पाथ आएगा जिससे आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। रिक्वेस्ट हम लोग गेट सेंड कर रहे हैं और हम नहीं चाहते हैं कि एप्लीकेशन हैंग हो, पॉज हो, तो मैंने थर्ड आर्गुमेंट यहां पर ट्रू पास करा है। ये भी क्लियर हुआ सबको, है ना? दूसरी बात, क्या इस रिक्वेस्ट में कोई डेटा जा रहा है? नहीं जा रहा है ना? कई बार एजेक्स कम्युनिकेशन ऐसा होगा, जिस एपीआई को आप कॉल कर रहे हैं वो आपसे कुछ डेटा की उम्मीद करेगी। उदाहरण के तौर पे अभी आप प्रोडक्ट के नाम बुलवा रहे हैं, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल्स बुलवाएं? ये तो सारे प्रोडक्ट के नाम आएंगे ऐसा लग रहा है देखकर। ऐसा चांस है कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिटेल बुलवाना चाहूं? उस स्थिति में हम इस तरीके से डेटा सेंड करेंगे। ये जो आप सेकंड वाली रिक्वेस्ट भेज रहे हैं इसके अंदर आप एपीआई को कॉल भी कर रहे हैं और एपीआई को कॉल करने के साथ साथ डेटा भी पास कर रहे हैं। इसमें जो आप आईडी देख रहे हैं इसको हम लोग बोलते हैं की। आपके लिए कोई नई बात नहीं है, जेएस प्रोग्रामर के तौर पे की का नाम आप बहुत बार सुनते हैं। तो फिर गेस करिए 10241 क्या होगा? ये 10241 वैल्यू होगा। इस तरह से की वैल्यू स्टाइल में आपको डेटा करना पड़ता है पास। और ये डेटा एक्चुअल में कहां से आने वाला है आपके पास? थोड़ा दिमाग लगाइए, ये डेटा एक्चुअल में आपके यूआई से आएगा। शायद कोई ड्रॉप डाउन होगा, शायद कोई टेक्स्ट बॉक्स होगा जिसमें यूजर ने कुछ लिखा होगा, जो लिखा होगा वो आप यहां पर पास करेंगे। अभी तो मैं अपनी तरफ से इसको हार्ड कोड कर रहा हूं, लेकिन एक्चुअल में यहां वेरिएबल का नाम आएगा। कौन से वेरिएबल का नाम? उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमने यूजर से कुछ ऑप्शन चूज करवाया है, यूजर से कुछ वैल्यू ली है, वो यहां पर अपन पास करेंगे। समझ आया डेटा पास करने वाला यूआरएल कैसा दिखेगा, है ना? और ये क्वेश्चन मार्क जरूरी है। यस, ये क्वेश्चन मार्क सिंटेक्स का पार्ट है। अगर आपने बैकएंड प्रोग्रामिंग करी होगी तो आप पहचानते होंगे, नहीं करी है तो घबराइएगा मत। जिनका एडवांस जावा का बैकएंड चल रहा है, मर्न का बैकएंड चल रहा है, वो आगे पढ़ेंगे। इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। ये जो आप देख रहे हैं ना क्वेश्चन मार्क के बाद पूरा डेटा, इसको बोलते हैं क्वेरी स्ट्रिंग। क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर कितनी चीजें होती हैं? क्वेरी स्ट्रिंग के अंदर 2 चीजें होती हैं, एक होती है की और एक होती है वैल्यू। इज दिस क्लियर? ठीक है, और ये आप अपने मर्जी से नहीं भेजते हैं, याद रखना। यहां आईडी जाएगी, ये फ्रंट एंड के प्रोग्रामर का डिसीजन नहीं है। यहां आईडी जाएगी, ये डिसीजन एपीआई डेवलपर का है। जिसने भी एपीआई बनाई है ये उसने डिसाइड करा है
कि मुझे यहां पर आईडी के नाम से पैरामीटर चाहिए और फिर उसकी मेरे को कोई वैल्यू चाहिए। समझ आ रही है मेरी बात? चलूं आगे। ये आपका एक सैंपल कॉल हो गया, ठीक है। अब जैसे ही आप ये कॉल देंगे सर्वर से कम्युनिकेशन स्टार्ट। गेट मींस प्रबल याद करो, अपन ने फ्रंट एंड में पढ़ा था जब फॉर्म टैग पढ़ रहे थे, भूल गए आप एचटीएमएल का पार्ट? जब फॉर्म टैग बनाते हैं तो वहां लिखते हैं ना अपन मेथड इक्वल टू गेट और पोस्ट, ये वही वाला गेट है। ये बता रहा है कि बैकएंड पे हमने गेट नाम की एपीआई को कॉल करा है, ठीक है। वेरी गुड। अब जैसा मैंने कहा ये लाइन जब आपने लिखी सर्वर से बातचीत शुरू, रिस्पॉन्स आ जाएगा, तो जवाब है नहीं। अभी सिर्फ आपकी तैयारी हुई है। सर्वर से बातचीत शुरू तब होगी जब आप अगला मेथड कॉल करेंगे, और अगले मेथड का नाम है सेंड, है ना। ये एक्चुअल में सर्वर कम्युनिकेशन करवाएगा और सेंड आपको ये मौका देगा कि आप चाहें तो सेंड में भी डेटा सेंड कर सकते हैं। यानी एक तरीका तो डेटा सेंड करने का क्वेरी स्ट्रिंग बनाकर है कि आपने क्वेश्चन मार्क लगाया और ये डेटा पास कर दिया। एक और तरीका है और वो है कि आप ये डेटा सेंड में पास करें। और अगर आपको लग रहा है सर सेंड में कुछ डेटा पास ना करना हो, तो अगर सेंड में कुछ डेटा पास नहीं करना है तो आप सेंड के पैरामीटर की जगह पर नल पास कर देंगे। और ये हमेशा तब होगा जब आपकी रिक्वेस्ट कौन सी है? ये हमेशा तब होगा जब आपकी रिक्वेस्ट गेट है। अगर आप गेट रिक्वेस्ट करते हैं तो हम सेंड में नल पास कर देते हैं। क्यों? क्योंकि गेट रिक्वेस्ट का डेटा हमेशा हम अपनी रिक्वेस्ट में ही एम्बेड करके पास करते हैं। मैं फिर रिपीट करूंगा, गेट रिक्वेस्ट का डेटा हम हमेशा अपनी रिक्वेस्ट में ही एम्बेड करके पास करते हैं। अभी ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, अगर ये आप पहली बार पढ़ रहे हैं ये सब आपको क्लियर होगा जब हम इनके प्रैक्टिकल्स करेंगे। अभी बस इतना याद रखिए, अगर रिक्वेस्ट गेट है तो सेंड में क्या जाएगा? अगर रिक्वेस्ट गेट है तो सेंड में नल जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है सर गेट की जगह अगर रिक्वेस्ट पोस्ट हुई, तो अगर रिक्वेस्ट पोस्ट हुई तो फिर सेंड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा चीजें जाती हैं। अच्छा, क्या एक्स्ट्रा चीजें जाती हैं उससे पहले आप देख लीजिए। अगर रिक्वेस्ट पोस्ट हुई तो आपको सेंड से पहले भी कुछ करना होता है, सेंड से पहले भी कुछ करना होता है। इसका मतलब ओपन और सेंड के बीच में एक मेथड और आता है अगर रिक्वेस्ट पोस्ट है। कौन सा मेथड आता है? मेथड का नाम है सेट रिक्वेस्ट हेडर। इसमें दिमाग मत लगाइएगा, ये सिंटेक्स का पार्ट है, ये लॉजिक का पार्ट नहीं है। आपको ये मेथड कॉल करना है अगर आप एजेक्स के थ्रू रिक्वेस्ट भेज रहे हैं और वो रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट जा रही है। एक सैंपल कॉल अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। अब इससे क्या हो रहा है तो समझिएगा, ये वो एपीआई है जिसको आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। ये बता रहा है कि रिक्वेस्ट पोस्ट है, गेट रिक्वेस्ट नहीं है। ये बता रहा है कि जो रिक्वेस्ट पोस्ट है वो अपना डेटा बॉडी में एम्बेड करके लेकर आ रही है। ये भी बता रहा है कि जो डेटा है वो फॉर्म से उठाकर पास करा जा रहा है। ये भी बता रहा है कि जो डेटा है वो फॉर्म से उठाकर पास करा जा रहा है। और फाइनली ये वो डेटा है जो हम लोग एक्चुअल में कर रहे हैं पास। तो जब जब आप पोस्ट भेजेंगे आपको कितने मेथड कॉल करने होंगे? जब जब आप पोस्ट भेजेंगे आपको 3 मेथड कॉल करने होंगे। और मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा, ये वाला जो स्टेप है ना, ये आपका हमेशा सेम रहेगा। तो ज्यादा सोचने की भी आपको जरूरत नहीं है कि सर इसकी जगह पर हम क्या क्या भेजेंगे। कुछ नहीं भेजेंगे, आप यही भेजेंगे जब जब रिक्वेस्ट आपकी पोस्ट होगी। आपका ध्यान तो सिर्फ फर्स्ट और थर्ड स्टेप पे होना चाहिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो बदलेगा जैसे जैसे आपकी एपीआई बदलेगी। लेकिन अगर कोई भी पोस्ट एपीआई को आप कॉल देंगे, सेकेंड स्टेप में आप सेट रिक्वेस्ट हेडर ही कॉल करते हैं और यही दो वैल्यूज पास करते हैं, जिसमें पहली है कंटेंट टाइप और दूसरी है XXX www फॉर्म यूआरएल एनकोडेड। ये सर्वर को चाहिए आपसे, सर्वर को इसको देखकर समझ में आता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है वो पोस्ट है और डेटा रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर आ रहा है। चला जाए आगे। ऑल गुड, ऑल क्लियर, वेरी गुड। सर ये हेडर बैकएंड को चाहिए जी नमन, ये हेडर बैकएंड को चाहिए। एजेक्स से जब रिक्वेस्ट जाती है 99% बैकएंड्स इस पर्टिकुलर हेडर को एक्सेप्ट करते ही करते हैं, अगर ये रिक्वेस्ट एजेक्स के थ्रू जा रही है तो। ठीक है, क्योंकि रिक्वेस्ट अपन सेंड कर रहे हैं ना। अगर ये रिक्वेस्ट आप पोस्टमैन के थ्रू सेंड कर रहे हो तो पोस्टमैन सेट कर देता है कुछ हेडर्स, लेकिन ये रिक्वेस्ट प्रोग्रामर सेंड कर रहा है इसलिए ये हेडर प्रोग्रामर को सेट करना पड़ता है। ठीक, चलूं आगे, क्लियर हो गया? वेरी गुड। अब आता है हमारा आखिरी स्टेप, जो है सर्वर से जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स को प्रोसेस करना, उस रिस्पॉन्स को मैनेज करना। अब ये रिस्पॉन्स आपको किस में मिलेगा? तो जो आपका XHR ऑब्जेक्ट है उसके पास एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, क्या नाम है उस प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का नाम है रेस्पॉन्स टेक्स्ट। एवरीवन प्लीज टाइप इन द चैट विंडो, क्या नाम है प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी का नाम है रेस्पॉन्स टेक्स्ट। इसके अंदर सर्वर का रेस्पॉन्स आकर स्टोर हो जाएगा।
ये वो है जो आपके लिए सर्वर का रिस्पॉन्स लेकर आएगी। तो अब आपका अगला काम होगा रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी को अपने कोड के अंदर यूज करना और सर्वर के रिस्पॉन्स को अपने कोड के अंदर फेच करना। तो जरा अगली स्लाइड देखिए और बताइए दोनों स्टेप समझ में आ रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ये जो एजेक्स रिक्वेस्ट है ये एक्चुअल में आपका एक्सएचआर है, ये वो एक्सएचआर ऑब्जेक्ट है जिसके थ्रू अपन कॉल कर रहे हैं रिस्पॉन्स टेक्स्ट। अच्छा, रिस्पॉन्स टेक्स्ट मेथड है कि प्रॉपर्टी है? तो जवाब है प्रॉपर्टी है। मेथड होता तो इसके नाम के साथ लगा होता है ना पैरेंथेसिस, ये सिर्फ अपने आप में प्रॉपर्टी है। आया समझ? इतना क्लियर है? ठीक है, अब ये बताइए इस पूरी बातचीत के दौरान एरर आने की संभावना है? ये जो इतना लंबा चौड़ा आपने एजेक्स का स्टेप समझा, इसमें ऐसा हो सकता है कि सर्वर से कम्युनिकेशन के दौरान कुछ दिक्कत आ जाए, कुछ प्रॉब्लम आ जाए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका सर्वर से कम्युनिकेशन एरर फ्री रहा या कोई प्रॉब्लम आई? तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको एरर मिली कि आपको सब कुछ सक्सेस मिला, तो आपके पास कुछ स्टेटस मैसेजेस हैं। स्टेटस मैसेजेस का मतलब ये जो एक्सएचआर है इसके पास कुछ स्टेटस बताने वाली प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं जिन्हें आप अपने कोड के अंदर यूज करेंगे। जैसे क्या ऐसा हो सकता है कि आपका यूआरएल ही गलत हो? हाँ बिल्कुल हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप सब जानते होंगे 404 एरर आती है, बड़ी कॉमन एरर होती है जब आपका यूआरएल गलत होता है तो, राइट? तो इन परिस्थितियों को हैंडल करने के लिए हमारे पास दो प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी का नाम है स्टेटस और एक का नाम है स्टेटस टेक्स्ट। अंदाजा लगाइए किसकी प्रॉपर्टी है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की। तो जवाब है नहीं, हमारे एक्सएचआर ऑब्जेक्ट की ही प्रॉपर्टीज हैं। एक का नाम है स्टेटस और एक का नाम है स्टेटस टेक्स्ट। अच्छा, दो प्रॉपर्टीज क्यों दे रखी हैं? तो दो प्रॉपर्टी इसलिए दे रखी हैं, स्टेटस के अंदर आपको कोड मिलेगा, राइट? और स्टेटस टेक्स्ट के अंदर आपको एक्चुअल मैसेज मिलेगा। स्टेटस के अंदर आपको रिस्पॉन्स का कोड मिलेगा और स्टेटस टेक्स्ट के अंदर आपको एक्चुअल मैसेज मिलेगा। जैसे अगर कोई दिक्कत नहीं गई तो शायद आप जानते होंगे सर्वर 200 का रिस्पॉन्स कोड भेजता है। 200 वेब डेवलपमेंट की दुनिया में ऑल इज वेल है। तो अगर ऑल इज वेल है तो आपके स्टेटस के अंदर 200 आएगा। गॉट इट? और अगर ऑल इज नॉट वेल है तो क्या आएगा? ऑल इज नॉट वेल है तो कुछ भी आएगा लेकिन 200 नहीं आएगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि 400 आए, कुछ और भी तो आ सकता है। कुछ और भी तो आ सकता है ना? 3 वाले भी एरर आ सकते हैं, कुछ और भी आ सकते हैं। 200 नहीं आएगा, बस मुझे इतना पता है। अगर गड़बड़ हुई तो 200 नहीं होगा, कुछ और होगा। और अगर गड़बड़ नहीं हुई तो 200 होगा। अगर गड़बड़ नहीं हुई तो 200 होगा। यस। अब जरा आप इसकी पॉसिबल वैल्यूज देख लीजिए, स्टेटस में क्या क्या रहता है। ये कुछ पॉसिबल वैल्यूज मैंने आपको दिखाई हैं, राइट? 200 का मतलब है एवरीथिंग इज गुड, लेकिन इसके पास सिर्फ 200 रहेगा। अगर आपको लग रहा है सर 200 का मतलब ओके होता है, तो जवाब है हाँ जी, 200 का मतलब ओके होता है। और ये ओके इसके पास नहीं है। ओके किसके पास है? ओके इसके पास है स्टेटस टेक्स्ट। ऐसे ही इसके पास अगर मान लीजिए आपने जिस पेज को रिक्वेस्ट करा वो नहीं है, इसके पास 404 है। ये वाला जो मैसेज है कि पेज नहीं मिला, ये किसके पास है? ये हमारे स्टेटस टेक्स्ट के पास है। आ रहा है? क्लियर? समझ आ रहा है? वेरी गुड। तो स्टेटस को देखकर यह पता चलेगा सब कुछ बढ़िया चला कि नहीं, और अगर बढ़िया नहीं चला तो प्रॉब्लम क्या आई, ये आपको स्टेटस टेक्स्ट से मालूम चलेगा। गॉट द पॉइंट? क्लियर है? वेरी गुड। तो इसका मतलब वो जो हमने इफ लिखा है, ये वाला इफ, ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना? ये जो इफ हमने लिखा है ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट है ना? ये तो ये मानकर लिख रहा है प्रोग्रामर कि हमेशा सब कुछ बढ़िया ही चलेगा। इसका मतलब रेडी स्टेट के साथ साथ क्या मेरे को स्टेटस भी चेक करना चाहिए अपने कोड में? यस, रेडी स्टेट के साथ साथ मेरे को स्टेटस भी चेक करना चाहिए। अगर रेडी स्टेट 4 है और स्टेटस 200 है, तो क्या गारंटी है सब कुछ बढ़िया है, ऑल इज गुड? यस, सब बढ़िया है, कम्युनिकेशन अच्छा चला, आपको सर्वर से रिस्पॉन्स मिल गया, जो आप चाह रहे थे वो डेटा आपके पास आ गया है। गॉट इट? इसलिए हम इन दोनों को चेक करते हैं अपने प्रोसेस रिस्पॉन्स फंक्शन की बॉडी के अंदर कि दोनों की वैल्यू जो हम चाहते हैं वो है कि नहीं। रेडी स्टेट 4 ही होना चाहिए, स्टेटस 200 ही होना चाहिए। क्लियर? नो डाउट्स, नो प्रॉब्लम्स? बहुत बढ़िया। चलिए अब चलते हैं अपन आगे। नाउ लेट अस डिजाइन आवर वेरी फर्स्ट एजेक्स कोड। हम अपना पहला एजेक्स कोड लिखने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं ये मैं आपको बता दूं। हम कुछ ऐसा कोड लिखने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है। ये इंटरनेट पे एक एपीआई है, जिस एपीआई का नाम है जोक एपीआई। जब आप इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये आपको क्या सेंड करती है? जब आप इसको रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये आपको एक जोक सेंड करती है ना? तो किसी दिन आपका मन हो कि आपको जोक्स पढ़े तो आप प्रोग्राम कोड लिखकर जोक्स पढ़ सकते हैं। अब मैं आपको इसको ब्राउजर से डायरेक्टली प्लेन रिक्वेस्ट भेज के दिखाता हूं।
ठीक, ध्यान से देखना जो रिक्वेस्ट जाएगी उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। ये मेरी ब्राउजर विंडो है, मेरी ब्राउजर विंडो में मैंने इस रिक्वेस्ट को सेंड करा और एंटर प्रेस करा। ठीक, कैन यू सी ये जो आपके पास रिस्पॉन्स आ रहा है ये सर्वर का रिस्पॉन्स है। गॉट इट, ये सर्वर का रिस्पॉन्स है। गॉट इट। और ये रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? जी जी गौरव, बिल्कुल सही। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये एक्चुअल में जेसन रिस्पॉन्स है। कौन सा रिस्पॉन्स है ये? दिस इज जेसन रिस्पॉन्स। हर सर्वर जो एपीआई का रिस्पॉन्स देगा 99.99% केसेस में ये रिस्पॉन्स का फॉर्मेट जेसन होगा। 0.01% में छोड़ रहा हूं बाकी तरह के रिस्पॉन्स के लिए। उस बाकी तरह में एक्सएमएल भी आ सकता है, प्लेन टेक्स्ट भी आ सकता है, एचटीएमएल रिस्पॉन्स भी आ सकता है, लेकिन 99.99% केसेस में रिस्पॉन्स किस फॉर्म में आएगा? रिस्पॉन्स हमेशा जेसन फॉर्म में आएगा। इसका मतलब एज अ जावास्क्रिप्ट डेवलपर क्या आपको इस रिस्पॉन्स को जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स, तभी तो आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, ऐसे थोड़ी एक्सेस कर पाएंगे। और याद करिए जब आप जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स पढ़ रहे थे तो आपको एक ऑब्जेक्ट बताया था मैंने जिसका नाम था जेसन। एक मेथड इसके पास हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रिंगीफाई, पढ़ा था ना स्ट्रिंगीफाई। स्ट्रिंगीफाई क्या करता है? स्ट्रिंगीफाई जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, यानी हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट होगा तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। और दूसरा मेथड होता है पार्स, ये उल्टा करता है। स्ट्रिंगीफाई ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग बनाता है और पार्स क्या करता है? फटाफट फटाफट, पार्स क्या करता है? पार्स स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बनाता है ना। अब कंफ्यूज मत होना कि सर ये स्ट्रिंग कहां है। ये स्ट्रिंग ही है, ये जो आ रही है ना, ये स्ट्रिंग ही है। आपको इसमें स्क्वायर ब्रैकेट दिख रहा है? यस और नो? दिख रहा होगा ना। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ये तो एरे है। ये एक्चुअल में एरे है, लेकिन आया एक्चुअल में स्ट्रिंग स्टाइल में है। और ये स्ट्रिंग आपसे किसने छुपा ली है? ये जो स्टार्टिंग में स्ट्रिंग लगी है ये आपके ब्राउजर ने छुपा ली है, इसलिए अपन को नहीं दिख रहा है कि ये एक्चुअल में एक स्ट्रिंग है। तो दिस इज अ जेसन स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग के अंदर कौन बैठा है? इस स्ट्रिंग के अंदर एक एरे बैठा है। इस एरे के अंदर कौन बैठा है? इस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट बैठा है। क्या मेरी तीनों बातें समझ आई? ये जो है ये जेसन स्ट्रिंग है, उस जेसन स्ट्रिंग के अंदर एक एरे है, उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। तो एक्चुअल जोक कहां पर है? एक्चुअल जोक कहां पर है? तो आपका जवाब है सर एक्चुअल जोक इस ऑब्जेक्ट की दो प्रॉपर्टीज के पास है। इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है सेटअप, है ना, और दूसरी प्रॉपर्टी है पंच लाइन, है ना। ये क्वेश्चन आंसर टाइप के जोक्स हैं, राइट। जैसे जावा ने सी को क्या कहा? जावा ने सी को कहा तुम्हारे पास कोई क्लास नहीं है, तुम क्लासिक नहीं हो। ये कुछ ऐसा जोक है। तो जावा ने सी को क्या कहा? ये पर्टिकुलर लाइन है ना। और तुम क्लास वाले नहीं हो, तुम्हें क्लास नहीं है, ये पंच लाइन है। कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप के जोक्स हैं ये। तो सेटअप इज द एक्चुअल क्वेश्चन जो जोक से रिलेटेड क्वेश्चन है, पंच लाइन उस जोक का फनी सा आंसर है। क्लियर हुआ? ये जेसन रिस्पॉन्स समझ में आया सबको? अब अपन को ये पर्टिकुलर यूआरएल पे रिक्वेस्ट हिट करनी है। अच्छा, जितनी बार हिट करूंगा उतनी बार एक नया जोक आएगा। यस, जितनी बार आप हिट करेंगे ना उतनी बार आपको एक नया जोक मिलेगा। जैसे अब मैं फिर रिफ्रेश करता हूं, ठीक है। अब नोटिस करिए, ये आपका क्वेश्चन डेवलपर ने अपने कीबोर्ड से ब्रेकअप क्यों कर लिया? ठीक, वो इसलिए कर लिया क्योंकि उसके टाइप का नहीं था, समथिंग लाइक दैट। तो हमारा जो पंच लाइन है वो आंसर है, और जो सेटअप है वो हमारा क्वेश्चन है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो अब करते हैं रियल पार्ट डिजाइन। मैंने यूआई बना दिया है। हमारा यूआई कुछ ऐसा नजर आएगा। ठीक है, यहां पर एक बटन होगा, इस बटन पे यूजर क्लिक करेगा। बटन पे क्लिक करते ही हमको इस यूआई में बहुत सुंदर तरीके से ये जोक शो करना है। तो आप समझ पा रहे होंगे जो ऊपर है ये कौन है? ये जो ऊपर है ये स्टेटस है, सेटअप है, सॉरी नॉट स्टेटस, ये सेटअप है। और ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये पंच लाइन है। यस, ये जो नीचे आपको दिख रहा है ये पंच लाइन है। ये हम तभी समझ पाएंगे जब हम सर्वर के रिस्पॉन्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें। अच्छा ये बताइए, क्या हर सर्वर ऐसा ही रिस्पॉन्स देगा सेटअप और पंच लाइन बनाकर? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि हर सर्वर ऐसा ही देगा। पर यह जरूरी है कि हर सर्वर जेसन स्टाइल में ही रिस्पॉन्स देगा। बिल्कुल, हर सर्वर अपना रिस्पॉन्स जेसन स्टाइल के अंदर ही सेंड करेगा। ठीक है, तो आपको बस एक बार ब्राउजर में इस यूआरएल को ओपन करके देख लेना है कि आपके मतलब की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। मतलब की प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हैं ना? मतलब की प्रॉपर्टी का मतलब समझ रहे हैं ना? जैसे ये सर्वर भेज तो बहुत कुछ रहा है, ये मुझे आईडी भी भेज रहा है, ये मेरे को टाइप भी भेज रहा है, पर मुझे आईडी से कोई मतलब नहीं है, मुझे टाइप से भी कोई मतलब नहीं है। मुझे तो स्क्रीन के ऊपर सिर्फ सेटअप दिखाना है और पंचलाइन दिखानी है। इज दिस क्लियर?
चले आगे, वेरी गुड। तो अब मैं आपको एक्चुअल यूआई आपका दिखा रहा हूं, ये हमारा एक्चुअल यूआई है, ठीक, ध्यान से देख लीजिए, ये हमारा एचटीएमएल पेज है। एंड नाउ वी हैव टू राइट डाउन आवर जावास्क्रिप्ट कोड। आर यू रेडी? शैल वी स्टार्ट? ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले बताइए, एक्सटर्नल जेएस बना ली जाए? यस, एक एक्सटर्नल जेएस बना लेते हैं, हम कॉलिंग इट app.js। इस app.js को एचटीएमएल से कनेक्ट करें। यस, इस app.js को एचटीएमएल से अपन कनेक्ट करें। क्या ये app.js आपके एचटीएमएल के कंपोनेंट्स को यूज करेगी? बिल्कुल करेगी, है ना। तो इसका मतलब app.js तब लोड होनी चाहिए जब ये पेज लोड हो जाए। यस, app.js तब लोड होनी चाहिए जब ये पेज लोड हो जाए। और ये कैसे पॉसिबल होगा? ये पॉसिबल होगा जब आप इसका स्क्रिप्ट टैग कहां पर ऐड कर रहे हैं? जब आप इसका स्क्रिप्ट टैग बॉडी के बिल्कुल लास्ट में जाकर ऐड करें। आ रहा है समझ मेरा फर्स्ट स्टेप? आ रहा है समझ मेरा फर्स्ट स्टेप? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर यहां आ जाएगा एसआरसी। एसआरसी में हम लोग नाम लिख देंगे app.js। क्लियर है हमारा फर्स्ट स्टेप? वेरी गुड। अब आप आ जाइए अपने app.js में, है ना, जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ चेकिंग अपन देख लें सब सही चल रहा है कि नहीं कर रहा है ना, कनेक्टिविटी प्रॉपर हुई है कि नहीं। तो मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी, आई मीन वेब पेज ऑन करा, डेफिनेटली हमारा अलर्ट का पॉपअप आया। इसका मतलब आपका एचटीएमएल पेज प्रॉपरली कनेक्ट हो गया है आपके जावास्क्रिप्ट पेज के साथ या जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ। ठीक है, अब बताइए इसके अंदर आते ही पहला काम क्या करना है? पहला काम XHR का बना लिया जाए ऑब्जेक्ट। सो लेट XHR इक्वल टू न्यू XML HTTP रिक्वेस्ट। इज फर्स्ट लाइन क्लियर टू एवरीवन? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, ये जो सर्वर कम्युनिकेशन है ये आप कब करेंगे? पेज लोड होते ही या बटन के क्लिक के बाद? सर्वर से बातचीत कब शुरू होगी? पेज के लोड होते ही शुरू हो जाएगी? वेरी गुड, बटन के क्लिक होने के बाद होगी। तो इसका मतलब मुझे इस बटन का एक इवेंट हैंडलर सेटअप करना चाहिए, है ना, और उसके लिए पहले इस बटन को रेफर करना पड़ेगा। बिल्कुल, कैसे करते हैं आप जेएस में किसी एचटीएमएल कंपोनेंट को रेफर? कैसे करते हैं जेएस में किसी एचटीएमएल कंपोनेंट को रेफर? बहुत बढ़िया, इसके लिए आप लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, है ना, और क्वेरी सेलेक्टर में आप बटन की क्या पास कर देंगे? क्वेरी सेलेक्टर में बटन की पास कर देंगे आप आईडी। गॉट इट? तो ये रही आईडी, गेट जोक बटन। इसको मैं यहां पर डबल कोट्स के अंदर हैश लगाकर पास करूंगा। ये डबल कोट के अंदर हैश जरूरी है? यस, क्योंकि आप क्वेरी सेलेक्टर लिख लें इसलिए जरूरी है। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है, तो जरा इसको भी चेक कर लिया जाए। हमको हमारा बटन मिल गया, है ना। ये एक एक स्टेप की चेकिंग आपको आगे के एरर से बचाएगी। तो अब अगर मेरा पेज प्रॉपरली कनेक्टेड है मेरे जावास्क्रिप्ट फाइल से, तो जावास्क्रिप्ट को बटन का एक्सेस मिल जाना चाहिए। यस, जावास्क्रिप्ट को मिल गया मेरे बटन का एक्सेस। ये भी क्लियर है? यहां तक समझ आया? वेरी गुड। ठीक है, अब एक बार आपको बटन मिल गया, उसके बाद आपको बटन का सेटअप करना होगा, इवेंट हैंडलर करना होगा। बिल्कुल, इसके बाद अपन बटन का सेटअप करेंगे इवेंट हैंडलर। जावास्क्रिप्ट में इवेंट हैंडलर सेट करने के कई तरीके हैं, बट सबसे पॉपुलर तरीका है ऐड इवेंट लिस्टर। सही है, ये भी बात सही है। ये सबसे पॉपुलर तरीका है कि आप कॉल करें ऐड इवेंट लिस्टर। ठीक, आपको कब अपना फंक्शन एग्जीक्यूट करना है? तो मुझे मेरा फंक्शन एग्जीक्यूट करना है क्लिक पे। और क्या वो फंक्शन एरो फंक्शन हो सकता है? यस, वो फंक्शन मेरा एरो फंक्शन हो सकता है। ठीक है, अब इसकी कोडिंग करते हैं 2 मिनट बाद। आप ये बताइए, इस बटन के अलावा और क्या क्या आपको आपके जेएस कोड के अंदर चाहिए? क्या आपको ये H1 चाहिए अपने जेएस कोड के अंदर? नहीं चाहिए। क्या आपको ये पैराग्राफ्स चाहिए? हाँ, ये पैराग्राफ मेरे को चाहिए। दोनों पैराग्राफ चाहिए क्या आपको? सेटअप और पंच लाइन? यस, दोनों पैराग्राफ चाहिए। इसके अंदर हम अपना वो जोक वाला क्वेश्चन और इसके अंदर हम दिखाएंगे उस क्वेश्चन का आंसर। सो डू वी नीड बोथ द पैराग्राफ्स? यस, वी नीड बोथ द पैराग्राफ्स। सो कमिंग बैक टू आवर जेएस कोड, इन दोनों के भी हम लोग बनाते हैं अपने अपने रेफरेंसेस। सही कर रहा हूं? समझ आ रही है मेरी बात? तो मैंने एक बनाया जोक सेटअप के नाम से, ठीक है, जोक सेटअप, कैमल नोटेशन कर देता हूं, इज इक्वल्स टू, अगेन आई राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। ये मैं फर्स्ट पैराग्राफ को रेफर कर रहा हूं। माय फर्स्ट पैराग्राफ इज जोक सेटअप। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट करिए तो टाइपिंग मिस्टेक्स आपकी नहीं होंगी। ठीक, यहां हैश रहेगा और हैश के बाद आप पास कर देंगे जोक
सेटअप। इसी तरह से आप एक और वेरिएबल लेंगे, एक और डॉम वेरिएबल लेंगे, इसका नाम मैं दे रहा हूं जोक पंच लाइन, और इस जोक पंच लाइन में अपन यही लाइन लिख देंगे, लेकिन कनेक्ट करेंगे उस पैराग्राफ से जिसकी आईडी अपने आप में आपने दे रखी है जोक डैश पंच लाइन। सो विल कॉपी दिस एंड विल पेस्ट इट हियर। ये क्या हुआ, ये आपके जितने जरूरी HTML एलिमेंट्स थे वो आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर मिल गए हैं। ठीक, यहां तक सब कुछ क्लियर है तो डन लिख दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। यहां तक सब क्लियर? सर वन जनरल क्वेश्चन, इफ यू वांट टू लोड वन स्क्रिप्ट टैग ऑन बेसिस ऑफ अनदर हाउ कैन वी डू दैट? मतलब अगले स्क्रिप्ट टैग का प्रोसेसिंग पिछले के बेस पर हो रहा है, तो पहले पहले जो अगला वाला है उन्नति, उसके अंदर के आपको कुछ कंडीशंस लिखनी होंगी जो पिछले वाले स्क्रिप्ट टैग के बेस पर आपको सेटिस्फाई करनी होंगी। स्क्रिप्ट टैग को तो लोड होने से आप नहीं रोक सकते, स्क्रिप्ट टैग में तो बस एक प्रॉपर्टी आप लगा सकते हैं डेफर, डेफर के थ्रू आप इसको डिले कर सकते हैं, लेकिन वो डेफर प्रॉपर्टी पेज लोड होने के बाद स्क्रिप्ट को लोड कर देगी। हाँ जी, लास्ट में लोड होगा आपका, जैसे ही आपका HTML पेज लोड हो जाएगा आपका वेब जावास्क्रिप्ट फाइल लास्ट में लोड होगी। जैसे इस कोड में मुझे बताइए लाइन नंबर 17 को अगर मैं यहां से कट करके हेड के अंदर पेस्ट कर दूं तो मेरा ये सारा कोड फेल हो जाएगा? हो जाएगा ना, क्योंकि अभी तक पेज ही लोड नहीं हुआ होगा और मैं बटन को और पैराग्राफ्स को ढूंढने लग जाऊंगा, है ना। उस केस में उसको रोकने के लिए अपन डेफर यूज करते हैं। उसी के बेसिस पर आपको अपनी कुछ कंडीशन सेटअप करनी होंगी जो दूसरे स्क्रिप्ट टैग को फर्स्ट स्क्रिप्ट टैग के साथ कनेक्ट करेंगी कि फर्स्ट वाले का काम हो तो सेकंड वाला एग्जीक्यूट हो। आप उसका एग्जीक्यूशन कंट्रोल कर सकते हैं, लोड होना कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक, चलूं आगे। कंडीशन कहां देंगे? जो आपका स्क्रिप्ट टैग है वहीं पे मैं बता दूंगा। इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट कर ले फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब आ जाइए वापस आप अपने पेज पे। अब ये बताइए जब बटन क्लिक होगा तो वो सारी बातें अब अप्लाई होंगी जो आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं। यस, अब जब बटन क्लिक होगा तो आप अपने XHR ऑब्जेक्ट को यूज करें। बताइए जरा, XHR ऑब्जेक्ट बनाने के बाद स्टेप नंबर 2 क्या था आपका? XHR ऑब्जेक्ट बनाने के बाद, नहीं गलत गौरव, वेरी गुड उन्नति, सेकंड स्टेप था हमारा हैंडलर सेटअप करना। और हैंडलर सेटअप करने के लिए हम XHR की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं? हैंडलर सेटअप करने के लिए हम यूज करते हैं ऑन रेडी स्टेट चेंज। ठीक, इज इक्वल्स टू मैं इसको दे रहा हूं प्रोसेस रिस्पॉन्स। ये प्रोसेस रिस्पॉन्स कौन है? ये प्रोसेस रिस्पॉन्स कौन है? ये एक फंक्शन है, प्री डिफाइंड है कि प्रोग्रामर डिफाइंड है? ऑब्वियस सी बात है, प्रोग्रामर डिफाइंड है, तो इसका मतलब ये भी बना के रख लूं मैं। यस, इसको भी मैं बना के रख लेता हूं। ये ना मेरा प्रोसेस रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू एंड फॉलोड बाय एरो। अब आई होप आपको आज की थ्योरी क्लियर है, तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये वाली लाइन से आप XHR को ये कह रहे हैं कि जब जब सर्वर से रिस्पॉन्स आए इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देना। आपने भी यही समझा? बहुत बढ़िया। अब इससे आगे की बातचीत, ये हुआ हमारा स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 क्या था? स्टेप नंबर 3 था कि अब आप ओपन कॉल करें। तो अब मैं लिखूंगा XHR डॉट ओपन। ओपन में जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो अपन पास करेंगे गेट। क्या पास करेंगे? फर्स्ट आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट आप पास करेंगे गेट। जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है वो आपका यूआरएल है, ये पूरा यूआरएल। तो इसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा HTTPS ऑफिशियल जोक API। जी हाँ, इसी को आप बोलते हैं एब्सोल्यूट यूआरएल, है ना। और अगर आपको लग रहा है सर ये हमें मिला कहां से, इंटरनेट पे जाइए, लिखिए जोक API, आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिलेंगी जो आपको अलग अलग तरह के जोक सेंड करेंगी। उनमें से एक वेबसाइट मैंने पिकअप की है जो है ऑफिशियल जोक API। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? बात समझ आ रही है ना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर आपको कैसे मालूम कि ये यूआरएल है। मुझे मालूम नहीं है, मैंने सर्च करा है तो मालूम चलेगा। तो मैं गया google.com पे, राइट, google.com पे आइए और गूगल पे आके आप लिखिए जोक API। जब आप लिखेंगे ना जोक API तो ये आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे मान लीजिए ये भी एक है SV443.net, ये भी एक है पोस्टमैन की तरफ से रैंडम जोक्स, बहुत सारी जोक APIs हैं। आर यू गेटिंग दिस? ठीक है, ये भी एक बड़ी पॉपुलर जोक API है, डैड्स जोक API। इस पे आप जाएंगे तो आपको इस पे भी बहुत सारे जोक्स मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से थीम समझ में आ गया होगा आपको कि कैसे आप किसी API को सर्च करेंगे, है ना। और इसमें से कुछ फ्री होती हैं, कुछ पेड होती हैं, कुछ फ्री होती है, कुछ पेड होती है, कुछ ऐसी भी होती हैं जो आपसे रजिस्ट्रेशन करने को कहती हैं। और रजिस्ट्रेशन करने को कहते हैं API की लेनी पड़ती है अपन को। अगले लेक्चर में मैं आपको एक ऐसी API से मिलवाऊंगा जो आपसे API की लेने को कहेगी। API की के बाद आप उससे बात कर पाएंगे। तो अभी जिस API से आप बात कर रहे हैं वो फ्री है,
जी हाँ, वो फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, और ना वो आपसे कोई की मांग रही है। आप देख रहे हैं मेरे यूआरएल के अंदर कहीं कोई की भी नहीं है। कुछ की जैसा दिख रहा है आपको, एपीआई की नाम से कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा है, प्लेन यूआरएल है जो सीधे हिट कर रहा है सर्वर के बैकएंड एपीआई सर्वर को। ठीक है, अब इसको मैं कॉपी करूंगा और ये जाएगा मेरा सेकंड आर्गुमेंट। तो कॉमा डबल कोट्स ऑन करिए, सेकंड आर्गुमेंट पास कर दीजिए। और थर्ड आर्गुमेंट क्या पास करोगे? थर्ड आर्गुमेंट हम लोग पास करेंगे ट्रू। ट्रू क्यों भेज रहे हो? ट्रू हम लोग इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कोड क्या हो। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा कोड वेट करे। किसका वेट करे? सर्वर से रिस्पॉन्स आने का वेट करे, इसलिए अपन ने पास कर दिया है ट्रू। हमें ये सिंक्रोनस चाहिए। ठीक है, लेकिन एक्चुअल कम्युनिकेशन कब स्टार्ट होगा? एक्चुअल कम्युनिकेशन तब स्टार्ट होगा जब आप क्या सेंड करेंगे? जब आप नल सेंड करेंगे। इतना समझ आया? बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, अगर मैं अपने इस प्रोसेस रिस्पॉन्स के अंदर आऊं, अगर मैं अपने इस प्रोसेस रिस्पॉन्स के अंदर आऊं और यहां आकर कंसोल डॉट लॉग करूं और यहां लिखूं प्रोसेस रिस्पॉन्स कॉल्ड, तो मेरे को ये प्रोसेस रिस्पॉन्स कॉल्ड का मैसेज कंसोल पे दिखेगा बटन क्लिक करने के बाद? यस, बिल्कुल मेरे को ये मैसेज कंसोल पे दिखना चाहिए। लेट्स वेरीफाई दैट। पेज आपने रन करा, ये मैंने कंसोल ओपन करा, अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है, नथिंग इज बीइंग डन। अब मैंने गेट न्यू जोक पे क्लिक करा। कितनी बार कॉल हुआ प्रोसेस रिस्पॉन्स? 4 बार कॉल हुआ। 4 बार क्यों कॉल हुआ? क्योंकि रेडी स्टेट की वैल्यू 4 बार चेंज हुई है। गॉट इट? तो क्या मेरे को यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगानी चाहिए अपना आगे का कोड लिखने से पहले? 100% मेरे को यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगानी चाहिए। और उस इफ कंडीशन में मुझे क्या क्या देखना चाहिए? उस इफ कंडीशन में मुझे 2 चीजें देखनी चाहिए। पहली चीज, क्या XHR की रेडी स्टेट की वैल्यू अपने आप में 4 है? एम आई राइट? वेरी गुड। अगर रेडी स्टेट की वैल्यू 4 है तो ही अगर मैं अपनी एक्टिविटी शुरू करूं। अब अगर मैं कंसोल डॉट लॉग करूं, आई कैन बी प्रिटी श्योर मेरा ये प्रोसेस रिस्पॉन्स एक ही बार चलेगा। एम आई राइट? अब अगर मैं इसको चेक करूं और अब इस पर क्लिक करूं, तो आप देखेंगे मेरा प्रोसेस रिस्पॉन्स एक ही बार चला है। वैसे तो मैं झूठ बोल रहा हूं, प्रोसेस रिस्पॉन्स एक ही बार नहीं चल रहा है, चल तो वो अभी भी 4 बार रहा है, पर हमारी कंडीशन एक बार ट्रू हो रही है। सही है ना? ये कहना तो गलत होगा ना कि जी एक बार चल रहा है, चल तो ये अभी भी 4 बार रहा है, पर आपकी इफ कंडीशन 4 बार में 3 बार फॉल्स हो रही है, चौथी बार ट्रू हो रही है। वेरी गुड। अब ये बताइए, अगर रेडी स्टेट 4 है, इसका मतलब आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा? नहीं, गलत बात, गलत बात रजत। अगर रेडी स्टेट 4 है तो आपका कम्युनिकेशन पूरा हो गया है ये मालूम है, आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहा ये कहां मालूम है? ऐसा हो सकता है ना कि सर्वर ने कम्युनिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपको कुछ एरर भेज दी हो रिस्पॉन्स की जगह। वेरी गुड। तो कौन डबल श्योर करेगा कि आपको रिस्पॉन्स ही मिला है, एरर नहीं मिली है? ये डबल श्योर करेगा स्टेटस का 200 होना। नेस्टेड इफ समझ में आ रहा है जो मैं लगा रहा हूं? स्लाइड के अंदर एंड था, मैं नेस्टेड इफ लगा रहा हूं, चलेगा ना? ये भी एंड ही होता है ना, नेस्टेड इफ भी। वेरी गुड। अब अगर मैं इसके अंदर आ गया, इसका मतलब डेटा आ गया है। जी, इसका मतलब डेटा आ गया है। अच्छा ठीक है, अब वो डेटा किसके पास है? वो डेटा किसके पास है? वो डेटा इसकी रिस्पॉन्स टेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास है। तो मैं यहां बोलूंगा रिस्पॉन्स टेक्स्ट। वेरी गुड। अब अगर अपन चेक करें और क्लिक करूं मैं यहां पर, तो मेरे को दिखेगा पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। यस, पूरा पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। वो एक ऑब्जेक्ट है कि स्ट्रिंग है? जवाब है वो एक स्ट्रिंग है। देखने में एरे लग रहा है ना? देखने में एरे लग रहा है ना? इसको देखकर बहुत सारे बिगनर्स मिसगाइड होते हैं, सर स्ट्रिंग कहां है, एरे है। देखिए इसको हम प्रूव करते हैं। अगर आपको याद हो तो जावास्क्रिप्ट के पास एक टाइप ऑफ होता है ना, जावास्क्रिप्ट के पास एक टाइप ऑफ। इससे पूछो तो ये बताता है ना कि जो आ रहा है वो क्या है अपने आप में। तो आप इससे पूछो, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये क्या है? व्हाट टाइप ऑफ रिस्पॉन्स इज दिस? एंड नाउ लुक एट योर कंसोल, क्या लिखा हुआ आता है आपके बटन क्लिक पे? क्या बोला जावास्क्रिप्ट ने? कि तुम्हें भले ही लग रहा हो कि एरे है, बट एक्चुअल में ये स्ट्रिंग है। कौन सी स्ट्रिंग? जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के जेसन स्ट्रिंग? जवाब है जेसन स्ट्रिंग। जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग के अंदर ऑब्जेक्ट की कीज के ऊपर डबल कोट थोड़ी होते हैं। जावास्क्रिप्ट में तो जो ऑब्जेक्ट होता है उसके तो की पे डबल कोट नहीं होते हैं। तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि ये जेसन स्ट्रिंग है। वेरी गुड। अब इस जेसन स्ट्रिंग को क्या करना चाहिए आपको? इस जेसन स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना चाहिए आपको इनटू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? वेरी गुड। तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो अब मैं लिखूंगा यहां पर लेट जोक ARR। याद है ना आपको, ये स्ट्रिंग के अंदर एक एरे है। सो मैं कहूंगा लेट जोक ARR इक्वल टू जेसन डॉट पार्स, और पार्स में मैं पास करूंगा
XHR डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट, क्या आ जाएगा मेरे पास? मेरे पास वन साइज का एरे आ जाएगा। एम आई राइट? वन साइज का, साइज उसकी वन होगी और मेरे पास एक एरे आ जाएगा। इस एरे में से एक्चुअल जोक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे निकल सकता है, लेट जोक ओबीजे इक्वल टू जोक ARR 0। क्या कहना है आपका? और ये पक्की बात है, आपके पास 0 पे ऑब्जेक्ट होगा ही होगा। बिल्कुल पक्की बात है। अगर ये दोनों इफ ट्रू हुए हैं तो हमें रिस्पॉन्स में एक एरे मिला होगा, और ये भी पक्की बात है उस एरे के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा जो इंडेक्स 0 पे मौजूद होगा। ये भी क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब ये बताइए, अगर मैं इस जोक ओबीजे को प्रिंट करूं, अगर मैं इस जोक ओबीजे को प्रिंट करूं, तो क्या हमको वो चारों चीजें दिख जाएंगी जो अभी थोड़ी देर पहले हम ब्राउजर में देख रहे थे? यस, हमको वो चारों चीजें दिख जाएंगी। 0 पे ही होगा, मैं जब बिल्कुल उन्नति 99% केस में 0 पे होगा, 1% में छोड़ रहा हूं अगर बैकएंड डेवलपर ने अपना कुछ फॉर्मेट बदला हो। इसका मतलब इससे पहले कि मैं ये कोड लिखूं, मुझे ब्राउजर में चेक कर लेना चाहिए ना, डायरेक्ट सर्वर को यूआरएल हिट करके कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, या फिर इनका एपीआई डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना चाहिए, इनके एपीआई डॉक में लिखा होगा कि रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इस कोड को रन करूं और बटन पे क्लिक करूं, तो ये रहा हमारा, क्या ये भी जेसन ऑब्जेक्ट है कि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। करेक्ट। कैसे पहचाना आपने कि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है? प्रॉपर्टी पे डबल कोट नहीं है, ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है कि एरे है? ऑब्जेक्ट है, एरे नहीं है ये, ऑब्जेक्ट है। कैसे मालूम? स्टार्टिंग में आप देखें, आपको कर्ली ब्रेस दिख रहा है, राइट? अब ये आपके नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट की तरह कन्वर्ट हो गया है, जैसे आप कई बार अपने जावास्क्रिप्ट कोड के अंदर बनाते हैं, पर्सन ऑब्जेक्ट, कार ऑब्जेक्ट, ऐसे आपके पास आ गया है अब ये जोक ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इस जोक ऑब्जेक्ट के पास आपके मतलब की कितनी प्रॉपर्टी है? इस जोक ऑब्जेक्ट के पास हमारे मतलब की दो प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, अब उनको निकालकर कहां डिस्प्ले करना है आपको? उनको निकालकर आपको इन पैराग्राफ्स में डिस्प्ले करना है, जिसका नाम जोक सेटअप और जोक पंच लाइन है। बताइए क्या लिख दूं? बताइए जल्दी से, क्या लिख दूं? बिल्कुल ठीक। जोक सेटअप डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू जोक ओबीजे डॉट सेटअप। ये लाइन समझ आई? जोक सेटअप डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू जोक ओबीजे डॉट सेटअप। इनर टेक्स्ट याद है आपको क्या होता है? इनर टेक्स्ट, हर डॉम नोड के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो उसका टेक्सचुअल कंटेंट रिप्रेजेंट करती है। तो जो आपको जोक का क्वेश्चन दिखाना है, वो क्वेश्चन एक स्ट्रिंग ही है, टेक्स्ट ही है, उसको हम लोग डाल रहे हैं इनसाइड इनर एचटीएमएल। हम चाहें तो इसको इनर टेक्स्ट, सॉरी, हम चाहें तो इसको इनर टेक्स्ट की जगह एक और प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं, ये भी अवेलेबल होती है, इसका नाम होता है टेक्स्ट कंटेंट। देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी जो आपको डॉम नोड्स अवेलेबल कराते हैं, इट्स कॉल्ड एज टेक्स्ट कंटेंट, राइट? तो मैंने फिलहाल वो लिया है जो अपन लोगों ने पढ़ा है, और हमने पढ़ा है इनर टेक्स्ट। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब अगर मैं इतने को रन करूं, तो बटन क्लिक होने पर वो जोक वाला क्वेश्चन दिख जाएगा। यस, जैसे ही मैं गेट न्यू जोक पे क्लिक करूंगा, ये रहा मेरे पास जोक वाला क्वेश्चन। अब रहा उस जोक के क्वेश्चन का आंसर, वो किस में जाएगा? वो जाएगा आपके जोक पंच लाइन वाले वेरिएबल में। तो इसको अपन ने कॉपी करा, यहां पर इसको सेटअप करा, जोक पंच लाइन डॉट इनर टेक्स्ट, ये इनर टेक्स्ट हो गया, इज इक्वल्स टू जोक ओबीजे डॉट फॉलोड बाय पंच लाइन। यही है ना आपके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी का नाम, पंच लाइन। बस आपकी 90% एप्लीकेशन तैयार हो गई है। नाउ यू कीप ऑन क्लिकिंग दिस बटन, हर बार आप सर्वर से कम्युनिकेट करेंगे और आपको कुछ ना कुछ फनी सा क्वेश्चन और उसका फनी सा आंसर मिलता जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब इस पूरे कम्युनिकेशन में कुछ दिक्कत आ सकती है? हाँ बिल्कुल आ सकती है। अगर कोई प्रॉब्लम आई तो कौन सा वाला इफ फॉल्स होगा? अगर कोई प्रॉब्लम आई तो ये लाइन नंबर 17 वाला इफ फॉल्स होगा। रेडी स्टेट की वैल्यू तो 4 होगी, लेकिन स्टेटस 200 नहीं होगा। सो कैन आई पुट एन एल्स एट दिस पॉइंट? यस, आई कैन पुट एन एल्स एट दिस पॉइंट। और जो हमारा जोक सेटअप है, ये हमारा जोक सेटअप है, इसी जोक सेटअप के इनर टेक्स्ट के अंदर आप अपना मैसेज डाल दीजिए, सॉरी कैन नॉट फेच द जोक।
गॉट इट। ये जो आपका कैन नॉट फेच द जोक है, ये आपको रिस्पॉन्स के तौर पे मिल जाएगा, मैसेज के तौर पे मिल जाएगा, अगर सर्वर की तरफ से कोई एरर आती है तो। क्लियर हुआ? फर्स्ट एजेक्स कोड, आर यू एबल टू गेट दिस? समझ आया? बहुत बढ़िया। अब आप इस पे जितनी बार क्लिक करेंगे उतनी बार आपको एक रैंडम जोक मिलता जाएगा। सही, चले आगे। अब आपको दे दूं छोटा छोटा सा टास्क आपका। ठीक है, अब आपको इन दो सर्वर से बात करनी है। दो इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कई बार इनमें से एक सर्वर डाउन रहता है, तो आपके पास मल्टीपल होंगे तो आपको बातचीत करने में दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, आपको ये दो सर्वर में दे रहा हूं। ठीक है, एक ये है वर्ल्ड टाइम एपीआई। ठीक, इससे अगर आप कम्युनिकेट करते हैं और इसको ये पर्टिकुलर यूआरएल पे हिट करते हैं तो ये आपको इंडिया का करंट डेट और टाइम बताएगा। इंडिया का करंट डेट और टाइम बताएगा, प्रोवाइडेड सर्वर आपको रिस्पॉन्स देने के लिए तैयार हो। तो ये भी हो सकता है कि सर्वर को टाइम लग जाए। ठीक, अब आप नोटिस करिए, आई थिंक सर्वर को टाइम लग रहा है। मे बी इट्स HTTPS करके देखते हैं अपन। नहीं, प्रॉब्लम ये रिक्वेस्ट वो नहीं है ना, ब्लॉक कर रहा होगा ये, अभी भी ब्लॉक कर रहा है नमन। दूसरा करके देखते हैं। ये वर्ल्ड टाइम एपीआई के साथ बहुत प्रॉब्लम आ रही है आजकल। लेट्स ट्राई द सेकेंड वन। यस, ये वाला सर्वर आपका काम कर रहा है और इसके पास ये रिस्पॉन्स है आपके डेट और टाइम का। ढूंढिए डेट और टाइम कहां है, किसके पास है इसमें डेट और किसके पास है टाइम। तो बहुत ध्यान से देखिए तो आपको एक प्रॉपर्टी नजर आएगी जिसका नाम है डेट टाइम। कैन यू सी दिस? वेरी गुड। तो इस वक्त इंडिया में 31 मई है। यस, इस वक्त सुबह के 9:08 56 हो रहे हैं। यस, मेरे को ये डेटा फेच करके अपने वेब पेज पे कुछ ऐसे शो करना है। ठीक है, मैं आपको यूआई पूरा दे दूंगा, ये पूरा यूआई बना के मैं दे दूंगा। यूजर जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे ये डेट और टाइम शो हो जाना चाहिए। हो जाएगा? बच जाएगा ये कोड? ठीक है, तो ये करके लेकर आइए। अगले लेक्चर में अपन बढ़ते हैं इससे आगे। अगला लेक्चर बहुत बहुत क्रूशियल है। नोट्स सारे के सारे ग्रुप में आ रहे हैं। आप लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करा है नहीं करा है? हाँ, मैं अभी सारी पीपीटीज और नोट्स दे रहा हूं आपको। ठीक है, उस ग्रुप के अंदर। ठीक, आप लोग के आप नहीं, कल क्लास नहीं है नमन, क्लास अब मंडे है। और मंडे को क्या पढ़ेंगे हम? मंडे को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, बिल्कुल मिस मत करिएगा। रिएक्ट में भी आपके बहुत काम आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा। वादा करिए कि आप ये टॉपिक मिस नहीं करेंगे। तो आपने वादा कर लिया? यस, इस टॉपिक का नाम है प्रॉमिस। ठीक, वेरी गुड। गौरव, इसके लिए अलग ग्रुप है, मैं आप लोगों के अपने अपने ग्रुप में मैसेज पोस्ट करवा दूंगा। ठीक है, आप में से कुछ लोग हैं जो जावा के स्टूडेंट्स हैं, कुछ लोग हैं जो रिएक्ट के स्टूडेंट्स हैं। आपके ग्रुप में मैं लिंक डलवा दूंगा, उस लिंक पे जाकर आपको नोट्स पूरे अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड। मैं नोट्स सारे कॉपी कर देता हूं, लिंक आपके पास आ जाएगा, वहां से आप ये नोट्स ले लीजिएगा। ठीक है, जो 2 दिन हमने स्लाइड कवर करी है वो, और ये जो एक्सरसाइजेस हैं और जो सॉल्यूशंस आज क्लास में डिस्कस हुए हैं वो पूरा कंटेंट में ग्रुप पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। और मंडे अपन इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे एंड विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड एज प्रॉमिस। ठीक, बाय बाय, टेक केयर।